आगल बनी। हाँ, राम राम, दुआ सलाम। हाँ, हाय गाइज। आजकल नया कंसेप्ट बाय, हाय हाय, बाय बाय ना, बाय लास्ट में चले समय, हाय हाय, ये सब इंग्लिश कॉन्सेप्ट है। हाय हाय गाइज, ठीक है। मैं आप लोग के लिए राम राम दुआ सलाम जो है वो है, और आप लोग को शुभ आशीर्वाद भी है। जो बच्चे हैं, जो चिला जी हमारे हैं, उनके लिए शुभ आशीर्वाद, ताकि मेरे आशीर्वाद से सीधे आशीर्वाद निकले और सीधे उनके दिमाग में घुसे और सीधे बीपीएससी पार कर जाए। जो समकक्षी होंगे, मित्र बंधु होंगे भाई, वो तो भाई समकक्षी ही है, कोई बात नहीं है। अभी तो जो क्लास चली थी, बीपीएससी क्लास चली थी, 68वीं बीपीएससी क्लास चली थी। इसमें ज्योग्राफी श्रृंखला और प्रश्नों का बौछार 100 पार यानी इतिहास की श्रृंखला चला था। उसी में हम लोग मगध साम्राज्य पढ़ाए थे। अब मगध के बाद जब मगध में आएंगे तो मगध बाद मौर्य साम्राज्य आता है। बताऊंगा मैं भी कि भाई मगध बाद क्या क्या कहानी है, कहानियों को मैं जिक्र करूंगा आपसे। ऐसा नहीं कि ये जो टॉपिक है मौर्य साम्राज्य वो सिर्फ बीपीएससी के लिए है। जो भी स्टेट पीसीएस होंगे, और छत्तीसगढ़ एग्जाम होने वाला है 12 फरवरी को, उनके लिए भी उपयोगी है। प्लस अभी यूपी पीसीएस का भी कैलेंडर आ चुका है, एमपी का कैलेंडर भी आ चुका है। 14 मई यूपी, 21 मई एमपी, जो भी स्टेट पीसीएस उनके लिए भी उपयोगी है। मगर मौर्य साम्राज्य का उत्थान पतन जो है मैक्सिमम देखा गया बिहार में, तो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ऐसा नहीं है, यूपी में भी सवाल दबा के पूछे जाते हैं और एमपी में तो पूछते हैं, क्योंकि पता ही है आप लोग को कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ, अशोक अभिलेखों के माध्यम से अपना साम्राज्य विस्तार किया, जम्बू द्वीप की अवधारणा तय किया, यानी पश्चिमोत्तर भारत से लेके और नीचे दक्षिण भारत तक वो काबिज रहा। मौर्य भी किए थे, चंद्रमौर्य भी किए थे। आइए, सब बातें तो होती रहेंगी, कथाकथन चलता रहता है, परिचय बताने की जरूरत नहीं है हमको। हाँ, एक दिन क्लास ड्रॉप हो गया था बीच में, थोड़ी मेरी तबीयत नासाज हो गई थी और अभी भी थोड़ी ढीली लग रही है। मगर हुआ कि क्लास बच्चों एग्जाम पास में है, तो भाई अब कैसे भाई बच्चों को छोड़ दें, बच्चे हम पे भाई डिपेंड हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, क्लास करते हैं हम लोग। मौर्य साम्राज्य आज क्लास होगा। इसके पहले महाजनपद पढ़ाए थे, महाजनपद में उसका मगध पढ़ाए थे। अब देखिए मौर्य साम्राज्य की बात है। नाम तो जानते हैं, प्रभात रंजन यूनि एग्जाम्स पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। जो टैगलाइन जो होता है यूट्यूबर का, वो भी टैगलाइन हमने यूज कर दिया, चेप दिया आप पे। तो और ये चिपने के बाद भी आप लोग लाइक ठोकते रहिएगा, बीच बीच में करना नहीं पड़े दोबारा, लाइक दम टक 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 टक, और शेयर जरूर बच्चों को। चलिए, ये तो होती रहती बातें, तो बीच बीच में हम करते रहेंगे आपसे। अब आइए कि मौर्य साम्राज्य के बारे में बता दें कि मगध साम्राज्य जो शेर के भांति अगल बगल अपने महाजनपदों को खाया और एक मगध साम्राज्य की स्थापना किया। उसमें पहला वंश था हर्यक वंश ने पहला राजगद्दी बैठा। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। कभी कभी वंश का कालक्रम पूछ देता है। और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया, और इसी नंद वंश का लास्ट शासक हुआ घनानंद। कौन सा हुआ? घनानंद। इसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर डाली। किसकी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर डाली इसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसकी कथा कहानी में बताता हूं, आगे आता हूं तो बताता हूं मैं। आइए, एक एक चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। पहले कि मौर्य की उत्पत्ति कहां से हुई, इस पे डिस्कस करते हैं। उसके पहले, उत्पत्ति से पहले एक प्रश्न है, इस पर डील कर लेते हैं हम लोग कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। अब तो बताना नहीं पड़ेगा आप लोग को, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए आप लोग सबको कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य। और पूरे मौर्य साम्राज्य को कालक्रम जो दिखाई देता है पूरे मौर्य साम्राज्य का, 322 कहीं कहीं ईसापुर से लेके 185 ईसापुर तक, कहीं कहीं 84 मिलता है, कहीं कहीं 21 मिलेगा, मगर कालक्रम यही है। इसके भी सबने शासन किया। लगभग जोड़ेंगे तो 137 वर्ष हमको लगता है हो जाएगा। 7 5 12 8, हाँ 137 वर्ष तक उन्होंने शासन किया था।
मौर्य साम्राज्य के 10 शासक हुए जिन्होंने राजगद्दी पे 137 वर्ष शासन किया। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो शासनकाल है 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। अब इनके बारे में थोड़ा कथा खान जान लीजिए, कौन है, क्या है, कैसे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, पहले मौर्य की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे, भी पीछे प्रश्न है। ये देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य एक नंद वंश, हमने बताया नंद वंश जो था, नंद वंश के लास्ट शासक हुआ घनानंद। और एक सीरियल आता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, उसको देख लीजिएगा तो पूरा कहानी समझ में आ जाएगा आपको। तो ये घनानंद ने बहुत ही दुष्ट प्रकृति था, साम्राज्य को बहुत सताता था। साम्राज्य की जो भी जनता थी उनको बहुत सताया उन्होंने। इन्हीं के दरबार में चाणक्य यानी विष्णुगुप्त, जो बचपन का नाम था विष्णुगुप्त, बचपन का नाम, या कौटिल्य कहिए, ये इनके दरबार में आया। जो तक्षशिला का आचार्य था, तक्षशिला जो गंधार महाजनपद की राजधानी थी और शिक्षा का, गंधार महाजनपद की राजधानी थी और शिक्षा का केंद्र था, उसी तक्षशिला का आचार्य था। ये आया इनके दरबार में। मगर घनानंद इतना भोग विलासी दुष्ट प्रकृति का था कि उसने चाणक्य को कोई वैल्यू नहीं दिया और उसने उसका अपमान कर दिया। अब चाणक्य जो थे कौटिल्य बर्दाश्त नहीं कर पाए और कहे कि इस नंद वंश के समूल को हम समाप्त कर देंगे। अब इसके उधर भी लगे। वो एक वन से गुजर रहे थे, उसी वन में चंद्रगुप्त मौर्य राजकिलम एक खेल खेल रहा था। और वो देखे, राजकिलम खेल क्या होता है, आप लोगों की जिज्ञासा ये भी होगी। राजकिलम खेल में होता है कि एक व्यक्ति राजा बन जाता है और बाकी जो उसका दोस्तवा सब होता है वो चेला बन जाता है। चेला मतलब कि प्रजा, और वो बैठ के गद्दी पर न्याय करता है। ये खेल, इसके जनक भी इसी को कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को ही। तो ये खेल करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने देखा और कहा कि भाई इस बच्चे में तो योग्यता है, यदि बच्चों को यदि ट्रेन किया जाए तो ये नंद वंश के समूल को नष्ट कर देगा। और उसने 1000 कासार्पण में, यानी जो मुद्रा की वैल्यू था उसमें इसको खरीदा इसको और लेके गया तक्षशिला और 7 से 8 वर्ष तक पूरा ट्रेंड किया इसको, हर शिक्षा में दक्ष किया, हर शिक्षा में दक्ष कर दिया इसको। उसके बाद ये दक्ष होने के बाद चला चंद्रगुप्त मौर्य और नंद वंश के घनानंद का जो था सेनापति था भद्रसाल बोलते हैं, इसको हराया। और क्या किया, उसको हराने के बाद इसने मगध पे कब्जा कर लिया इसने। और इस मगध पे कब्जा करने के बाद पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया। क्या, पाटलिपुत्रा को इसने राजधानी बनाया। कहेंगे सर कितना इसमें लेपोत दिए हैं आप, लड़का वाले का हम लेपोत देते हैं आप, अरे मिटा देते हैं। कहे घबरा जाता है तुम लोग बचवा। चला जी, घबराना नहीं है, फ्रेश लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, बोल के पढ़ाएंगे, याद हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा, कहानी टाइप। चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है। देखिए, तब मगध साम्राज्य पे कब्जा किया इसने और पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया इसने। और यहीं पे किसका महल, लकड़ी का महल बनाया इसने, जिसका वर्तमान में एक साक्ष्य नहीं है। जो कुछ साक्ष्य मिले हैं, बुलंदी बाग जो पटना पड़ता है, या कौन सा है, कुम्हरार जो जगह है, कुम्हरार में इसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं लकड़ी के महल के। और इस कुम्हरार जगह को एक पार्क के रूप में विकसित कर दिया गया है और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसे संरक्षित कर दिया गया है। इसके अलावा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा ही सिर्फ नहीं काम किया, इसने 305 ईस्वी में सेल्यूकस को हराया। इसने
सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर को हराया इसने। यूनानी था, यूनानी। इसके पहले यूनानी जो थे, प्रथम आक्रमण के यूनानी, वो सिकंदर थे, जो 326 ईस्वी में आक्रमण किए थे कहाँ, भारत पे। इसको हराने के बाद इसको 500 हाथी उपहार में दे दिया। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा ले जा हाथी ले जा, तुम्हारे हाथी नहीं होता है, मेरे हाथी होता है, ले जाओ, ऐसे करो, बचपन पर गुदम कुटु कुटु करके हाथ पे जाओ भाई। बदले में इसने इनकी पुत्री हेलेना या कार्निना से ब्याह कर लिया। ये सेल्यूकस निकेटर को करना पड़ा, हेलेना या कार्निना से शादी करना पड़ा। प्लस 4 प्रांत जो है ये सेल्यूकस निकेटर पश्चिमोत्तर भारत का, ये भारत के नक्शे पर जाएंगे तो ये उसमें ये भारत का जो था पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान तक, ये सब रीजन भारत में था। 4 प्रांत दे दिया इनको दहेज के रूप में। इतनी कहानी कथा इनके बारे में है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक और बात कही जाती है, सुन लीजिए। अब कहानी तो सुनिए रहे तो पूरा ध्यान से सुन लीजिए तन कहानी। अब देख रहे हैं मिटानुआ का दम भाग रहा है, वो तेजी भाग रहा है। हाँ सही मिटा रहा है भाई। बचपन में मिल जाता है सब, इतना कॉपी पे रंगना नहीं पड़ता, कागज बर्बाद नहीं करना पड़ता। हम लोग को नहीं बर्बाद करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ये जो थे, इन्हीं के दरबार में, जब इन्हीं के समय में प्रथम जैन संगति हुई थी। कहाँ प्रथम जैन संगति जो हुई थी, इन्हीं के समय हुआ था, पाटलिपुत्रा में, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और इसी समय 2 भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतंबर। और इसी समय एक भद्रबाहु था और भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित कर दिया। जैन धर्म में समझा बुझा के दीक्षित कर दिया इसने। जब अकाल पड़ा, जब मगध में अकाल का समय, मौर्य में अकाल पड़ा, तो ये पलायन करके चले गए कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ चले गए? कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला चले गए और वहीं जैनों की जो पद्धति होती है, संलेखना पद्धति, उसके माध्यम से इन्होंने क्या की? निर्वाण प्राप्ति कर लिया। इन्होंने देह त्याग दिया, शरीर त्याग दिया इन्होंने। ठीक है। और इसी बताया जाता है कि यूनानी, कुछ कहते हैं यूनानी विद्वान द्वारा, कि सिंह सेन को अपनी गद्दी देकर, यानी इनका पुत्र जो बिंदुसार हुआ, जिसको यूनानी विद्वान सिंह सेन कहते हैं, गद्दी देकर चला गया दक्षिण भारत की तरफ। ये तो मौर्य के बारे में हुआ कहानी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मगर इससे पहले एक बात और जान लीजिए कि मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में बहुत से विवाद हैं। कौन थे, कहां से आए थे, और प्रश्न भी पूछा जाता है इस पे। पुराणों में मौर्यों के बारे में क्या कहा गया, अब जान लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। पुराणों में मौर्यों के बारे में कहा गया कि ये शूद्र थे। देखिए ललऊ हो गया है तो ग्रीन लेते हैं, कोई बात नहीं। पुराणों में कहा गया शूद्र थे। यूपीपीसीएस में प्रश्न बन गया एक, और उसने कहा कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल या निम्न कुल का कहा गया है? वृषल या निम्न कुल का कहा गया है तो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है, उसी में विशाख दत्त का मुद्रा ग्रंथ है, उसी में वृषल कुल का कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का कहा गया। शायद एमपी में सब प्रश्न बना था कि और कहाँ कहाँ कहा गया निम्न कुल का और कहाँ कहाँ कहा गया इनको। तो इसको वहां तो भाई पूछा कि वृषल की चर्चा किया है। तो क्षेमेंद्र की जो किताब थी, ग्रंथ थी, बृहत कथा मंजरी, उसमें भी इनको निम्न कुल का कहा गया है। दूसरा सोमदेव की थी कथा सरिता सागर जो है, उस किताब में भी इनको निम्न कुल का कहा गया है। और कहां कहा गया है?
प्रशिष्ट प्रवण जो जैन किताब थे, मैच करने को देता है कि प्रशिष्ट प्रवण कौन है। इसी प्रशिष्ट प्रवण में बहुत से डाटा मिलेगा, बताइए। इसी में बिंदुसार की माँ का नाम दुर्धरा मिलता है। दुर्धरा बताएंगे एक एक करके। ये पिपलव के शासक बोला, पिपलवीन के शासक के रूप में इनको फेमस कर दिया, कहा कि पिपलवीन के शासक थे मौर्य। देखिए कैसे विवाद है मौर्य के बारे में। भाई मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद कौन ले गया था? चाणक्य ले गए थे। तो ये विवाद का बिंदु है। फिर श्रीधर स्वामी द्वारा भी कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज की पत्नी मूरा से उत्पन्न हुए थे। श्रीधर स्वामी जो भास्कर हैं, विष्णु पुराण के भास्कर हैं, टीकाकार हैं, भास्कर हैं श्रीधर स्वामी, इन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त है नंदराज की पत्नी मूरा से उत्पन्न हुआ है, और इसी मूरा से उत्पन्न होने चलते इनको मौर्य कहा जाता है। मूरा से उत्पन्न होने चलते ये सब विद्वानों का अपना आक्षेप है, अपनी लिखित बातें हैं। क्या सच्चाई है तो उसमें लोग जानते हैं, मगर जो भी पता है आपको कि इतिहास लिखा जाता है विद्वानों के ग्रंथों के आधार पे, या साक्ष्यों के आधार पे, या अभिलेख के माध्यम से, या पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से, जो साहित्यिक माध्यम से। बताया ना कि इतिहास लिखने का परंपरा जो होता है, पुरातत्व अभिलेख होता है, पुरातात्विक अभिलेख या साहित्यिक अभिलेख, साहित्यिक साक्ष्य। इसमें भी होता है कि स्मारक, अभिलेख, सिक्का, और इसमें कि क्या होता है, धार्मिक और गैर धार्मिक किताबें जो हैं। धार्मिक में कौन, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के, और गैर धार्मिक में जो किताबें लिखी गई है, प्लस विदेशी यात्री का जो विवरण होगा, उनके आधार पे ये पूरा इतिहास की व्याख्या की गई है। तो देखेंगे आगे, देखिए अब फिर यूनानी साहित्यकारों ने इसको निम्न कुल का कह दिया है। किनको? इनको निम्न कुल कह दिया। और यूनानी साहित्यकारों ने ही इनको, चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोटस के रूप में पहचान किया है। किसमें? सेंट्रोकोटस के रूप में इनकी पहचान की है। और फिर देखिए एक बात और कि गुरनवेडेल जो थे, उन्होंने कहा मौर्य के बारे में कि इनकी वंश चिन्ह जो था मौर्य था, मोर था। इनका मौर्य का वंशीय चिन्ह क्या था? मोर था। इसीलिए मौर्य कहा गया। और ये साक्ष्य मिलता कहा है तो लौरिया नंदगढ़ जो स्तंभ अभिलेख है अशोक का, उस पे ये देखिए स्तंभ पे तो ऐसे बना है सिंह का चित्र, मगर ये जो ये बना है, क्या बोलते हैं इसको, इस पे सिंह का चित्र बना है, मगर आधार जो बनाता है, इसी आधार पे मोर और हंस दोनों का चित्र बना हुआ है। हंस को चुगते हुए और मोर का चित्र बना है। इसी देखिए मोरवा ग्रीन कलर का होता है, कहते हैं ग्रीन कलर होता है। उसी आधार पे कहा कि ये मौर्य वंशी थे लोग। इस पे सिंह का चित्र मिला है। किस पे? इस पे। और नंदगढ़ बता दिया, एक फैक्ट बता दिया आपको कि नंदगढ़ जो लौरिया नंदगढ़ में एक सिंह का चित्र मिलता है, एक सिंह का चित्र। उसी तरह बसाड एक अभिलेख है, उस पे भी एक सिंह का चित्र मिलता है, एक सिंगल लाइन। मगर सांची और सारनाथ में चार सिंह का चित्र मिलता है, चार सिंह। चारों सिंह जो है एक दूसरे की पीठ के पीछे सटे हुए हैं, मुंह बाहर की तरफ खुला हुआ है। उसी से अशोक कहां से लिया गया? सांची के स्तूप से अशोक चक्र लिया गया। और संकीसा से हाथी का चित्र मिलता है। संकीसा से हाथी का चित्र मिलता है। हाथी बना हुआ है, हाथी बना हुआ है इस पे, इसी लाटवा पे। हाँ, इसको लाट बोलते हैं, हाथी बना हुआ है। ठीक है। तो भाई एक रामपुरवा बैल का चित्र मिलता है। रामपुरवा सब बताएंगे जब पढ़ाएंगे अशोक का अभिलेख। रामपुरवा से नटुआ बैल का चित्र मिलता है, जिसको वृषभ भी बोलते हैं, वृषभ। ठीक है, ये सब इतनी बातें हुई। सेंट्रोकोटस की पहचान पहली बार विलियम जोन्स ने सेंट्रोकोटस की पहचान का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से बता दिया। प्रश्न पूछा गया कि विलियम जोन्स ने सेंट्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त से किया, या चंद्रगुप्त की पहचान सेंट्रोकोटस के रूप में, या सेंट्रोकोटस के पहचान चंद्रगुप्त के रूप में सबसे पहले किस विद्वान ने किया? वो विलियम जोन्स हमारे यहाँ। आइए
अब आइए मौर्य पे। अभिमानियों ने क्या कहा, किनको, चंद्रगुप्त मौर्य को, तो सेंट्रोकोटस कहा, और विलियम जोन्स ने सेंट्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में कर दिया। विलियम जोन्स ने, देख रहे हैं प्रश्नों का बौछार कैसे चल रहा है, एक एक प्रश्न के बौछार चलेगा, इसके माध्यम से याद हो जाएगा। विलियम जोन्स। अब है कि कोई भी साम्राज्य के बारे में जानने के लिए जानकारी के स्रोत होते हैं, और कौन कौन से स्रोत, जिसके माध्यम से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारियां होती है। तो पूरे मौर्य साम्राज्य की जानकारी जो होती है वो अवशेष अभिलेखों के माध्यम से होती है। पूरे भारतवर्ष में पहली बार कोई अभिलेखों के माध्यम से राजाज्ञाएं खुदवाया, व्यक्तिगत जीवन की चीजें खुदवाई या आदेश खुदवाया, अशोक थे वो, अशोक थे वो, अशोक द ग्रेट, मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक, बिंदुसार का पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। उसका दूसरा अभिलेख मिलता है जूनागढ़ का अभिलेख। क्या मिलता है? जूनागढ़ का अभिलेख। कहाँ का? रुद्रदामन जो है, रुद्रदामन जो शक शासक था, शक शासक रुद्रदामन, उसी के जूनागढ़ अभिलेख से ये मिलता है क्या? मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसमें मौर्य साम्राज्य के दो शासक का नाम मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। अशोक है कहां ये जूनागढ़? जूनागढ़ वर्तमान में गुजरात के काठियावाड़ प्रांत में, गुजरात के काठियावाड़ प्रांत में गिरनार पर्वत पे, गिरनार पर्वत पे, और सौराष्ट्र, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र भी कहते हैं, सौराष्ट्र बेल्ट में है ये। और ये अभिलेख जो था संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, और प्रथम अभिलेख जो है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ये भी प्रश्न बनता है, प्रथम अभिलेख जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी सौराष्ट्र प्रांत में। इसी में मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम। और इसी सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण होता है। सुदर्शन झील जो जूनागढ़ अभिलेख के माध्यम से पता चलता है कि यहाँ सुदर्शन झील का निर्माण होता है। और इसी अभिलेख से पता ये भी चलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम भारत तक था, कि गुजरात पश्चिम भारत में पड़ता है, तो शासन वहां तक था, पश्चिम भारत तक था। भारत के गुजरात प्रांत में पश्चिम भारत तक था शासन। सुदर्शन झील के बारे में पता चलता है कि यहाँ चार शासक मिलते हैं इसके माध्यम से। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति जो थे पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया यहाँ पे। दूसरा शासक मिलता है अशोक। अशोक के बारे में कहा था कि तुषास्त्र जो था, इसने इसका पुनर्निर्माण कराया, तुषास्त्र। तीसरा खुद शक, शक शासक रुद्रदामन, रुद्रदामन जिसका सुविशाख था प्रांतपति, उसने भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए क्या हो गया है वो, अच्छा ये कीप कर देते हैं यहाँ से। अरे देखिए भाग रहा है, भागने नहीं देना है, टेक्निकली जो है ना थोड़ा सा भागता रहता है, तो भागने नहीं देना है इसको। भाई पढ़ाए कहाँ पूरा, अभी तो शुरू किए हैं। हाँ कलर वाला लीड ले लें, ठीक है। सुविशाख जो सत शासक था, उसके माध्यम से पता चलता है कि इसने बेगारी प्रथा, बिना पेमेंट दिए सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। बेगारी प्रथा का प्रथम उल्लेख भी यहीं मिलता है। प्लस चौथा जो था स्कंदगुप्त, गुप्त शासक, जिसको पर्णदत्त, जो पर्णदत्त मिलता है, और कहीं कहीं मिलता है चक्रपलित, चक्रपलित का पुत्र पर्णदत्त, और इसका पर्णदत्त का पुत्र चक्रपलित जो प्रांतपति था, इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। ये चार शासक के नाम मिले हैं। और इसी एक प्रश्न छपा है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस प्रांतपति ने किस समय कराया था। क्या याद हुआ? सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य शुरू किया, पुष्यगुप्त वैश्य, अशोक तुषास्त्र, रुद्रदामन, सुविशाख बेगारी प्रथा के माध्यम से, प्रथम बार बेगारी प्रथा का उल्लेख, और चौथा स्कंदगुप्त पर्णपति या चक्रपलित कहिए इसको, प्रांतपति के माध्यम से हुआ। जूनागढ़ अभिलेख प्रथम संस्कृत का अभिलेख। चलिए, ये इस अभिलेख के माध्यम से पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार जो था, क्या नहीं भाग रहा है वो, मिट ही नहीं रहा है, तो अच्छा मिट जाएगा। मौर्य साम्राज्य का विस्तार जो था कहां तक था?
ओ मिटना ना तो मिट जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए मिटनवा जो है कोई बात नहीं, इसी से लेते भाग जाएगा, भाग के जाए कहाँ, इसको पता है कि सर ही छोड़ेंगे नहीं। हाँ चलिए, नहीं मिट रहा है तो कलर से कर लेते हैं ग्रीन कलर से। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के माध्यम से भी पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। चलिए अगले स्लाइड से देख लीजिए, यहाँ पे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, जिसके माध्यम से मौर्य साम्राज्य में पता चला है। ये संस्कृत भाषा में था। पूछा गया प्रश्न बिहार में पूछा, इसमें कितना 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, यानी अधिकरण मतलब भाग पूछा है बिहार में, कितना अधिकरण और प्रकरण उपभाग, और इसमें 6000 श्लोक, कितना 6000 श्लोक है। ठीक है, इसमें शब्दांक सिद्धांत दिया गया है, शब्दांक सिद्धांत पूछा गया है। शब्दांक सिद्धांत, इसका कहने का अर्थ हुआ कि ये बताया कि शब्दांक सिद्धांत, राजा जब होगा तो उसका शब्दांक सिद्धांत भी होगा। तो राजा होगा तो क्षेत्र होगा, जनपद होगा, उसका एक राजा तो होगा ही, एक उसका मात होगा, दुर्ग होगा, कोष होगा और दंड की सेना भी होगा। क्या इतने सब राशि उन्होंने बताया कि शब्दांक सिद्धांत बताया उसने। प्लस हाँ, इसमें कहा कि दास प्रथा नहीं, दास प्रथा की व्याख्या कर दिया। दास प्रथा, दास प्रथा की प्रथम व्याख्या किया। प्लस इसने ये किताब जो होती है, पूछा गया प्रश्न है कि किस प्रकार की किताब है, तो ये राजनीतिक शास्त्र और लोक प्रशासन की किताब है। लोक प्रशासन यानी प्रशासनिक बिंदु बताया गया इसमें, और मौर्य काल के सामाजिक बिंदु को उल्लेखित किया गया है। अर्थशास्त्र करने का अर्थ इकोनॉमिक्स बात नहीं करेंगे इसमें, यह राजनीतिक शास्त्र की बात करता है, तो लोक प्रशासन की बात करता है, मौर्यकालीन समाज की बात करता है। इसमें ये एक किताब है। इसमें पूछा गया प्रश्न है भाई कि किस प्रकार की किताब है ये। उसके बाद इसमें सैन्य प्रशासन की बात की गई है, फिर विभागों की बात की। प्रशासन में देखा कि 18 तीर्थ होंगे और 26 अध्यक्ष की चर्चा किया इसने। जो पढ़ाएंगे प्रशासन तो बताएंगे एक एक प्रशासन अध्यक्ष की। 18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष की बात इसने किया है। सप्तांग सिद्धांत, दास प्रथा, सब की बात किया इसने, समाज के बारे में बात किया इसने। आइए पीछे देखिए, अब ये हुआ कौटिल्य का अर्थशास्त्र। फिर मेगास्थनीज का इंडिका, इसके माध्यम से भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मैं एक एक चीज को वहीं खोल देता हूं ताकि एक ही चीज छप जाए दिमाग में, याद हो जाए आप लोग को। तो मेगास्थनीज का इंडिका, चलिए इसको मिटा लेते हैं तनिक, ये तो मिट जा रहा है। वो लग रहा है कि पकड़ लिया है, जकड़ लिया है पूरा लाल रंग। ऐसा वो लाल रंग लोग बहुत लोग पसंद होता है, चाहता है कि नहीं छोड़े। देखते हैं होली में लाल रंग ज्यादा पसंद करता है, फिर लाल पे काला कर लेता है लोग, का हरा मिला के काला करता है, करिया करिया दिखाई दे लोग। चलिए अब है मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज का इंडिका, मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसने एक इंडिका नामक किताब लिखा जो यात्रा वृत्तांत था। ठीक है, और इसी इंडिका में उसने बताया, पहले पाटलिपुत्रा, इसको बोला पालीब्रोथा बोलते हैं, इसको पालीब्रोथा, पालीब्रोथा बोलते हैं। और पाटलिपुत्र नगर प्रशासन की चर्चा किया का 6 समितियों के माध्यम से, 6 समितियों के माध्यम से शासन व्यवस्था चलता है, जिसमें हर समिति में 5 मेंबर होते हैं। 6 गुना 5 मिला के 30 मेंबर टोटल हो जाएंगे। फिर सैन्य प्रशासन की बात इसने किया। फिर इसमें भी कहा 6 समिति होते हैं। फिर भू राजस्व की बात किया। भू राजस्व में कहा इसने कि 1/6 भाग भूभाग बलि लिया जाता था, कर लिया जाता था आम जनता से। फिर इसने कहा कि समाज में 7 जातियां हैं, 7 जातियों का जिक्र किया। समाज में 7 जातियों का जिक्र किया इसने कहा। फिर कहा दास प्रथा तो है ही नहीं, यहाँ पे दास प्रथा नहीं है, इसने ये बोला, जबकि कौटिल्य खुद बोल चुके थे कि दास प्रथा है यहाँ।
नारद स्मृति में भी बोलता है कि दास प्रथा था इंडिया में। प्लस इसने कहा कि अकाल ही नहीं पड़ता इंडिया में। ऐसा नहीं भाई, अकाल नहीं पड़ता है। अकाल नहीं पड़ता तो मगध साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त मौर्य अकाल के बाद दक्षिण भारत जो चले गए, सिंह सेन को अपना सत्ता दे के, हाँ, भद्रभाव के साथ। और अकाल का साक्ष्य मिलता है सहगौरा और मास्तान। एक मिनट रुकिए, फ्रेश करके लिख देते आपको। अकाल का साक्ष्य कहाँ? सहगौरा, जो पड़ता है गोरखपुर में। सहगौरा और महास्थान, महास्थान जहाँ अकाल का साक्ष्य मिलता है कि यहाँ पे अन्न भंडार, अकाल के समय के लिए अन्न भंडार, अन्न को भंडारित किया जाता था। यानी अकाल के साक्ष्य के मिलता है, इसको अन्न भंडार के लिए मिलता है। तो इनका बात कहना गलत हुआ, क्योंकि जब जहाँ से आए थे, हो सके जिसमें आए हों अकाल नहीं पड़ता हो क्या, या कुछ लोगों के बारे में बताए होंगे या समझ नहीं पाए होंगे, भाषागत दिक्कत आई होगी। ठीक है, घूमने बहुत लोग आते हैं ना, तो आता है अमेरिका अफ्रीका से घूमने आता है, हाई लो आई एम टू नॉट आई जस्ट आई ना, अंग्रेजी बोलता है, बोलता है। और जहाँ जाएगा वहाँ का लोकल जो पर्यटन स्थल है, वहाँ के सब लोग अंग्रेजी तो नहीं जानते हैं ना। ठीक है, तो वहाँ तो देखता है अच्छा अच्छा चीज़। वो गांव में तो नहीं जाता है, तो गांव में जाता तो पता चलता है कि गांव की स्थिति पता चलता है, मगर जाके वो लिखेगा नहीं, इंडिया में तो पर्यटन स्थल बहुत विकसित है, अच्छे अच्छे लोग हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं। जैसे वहाँ के जो लोकल होते हैं, ये 2 वर्ड अंग्रेजी सीख जाते हैं। आई वांट नो मनी, आई वांट मनी फॉर 500, जो अंग्रेजी बोलना है बोल लेते हैं, टूटी फूटी भाषा में बोल लेते हैं। तो लगता है अरे कितना अंग्रेजी के लोग इनका रहे हैं। वही हाल इनका भी था। तो इसीलिए अकाल की जिक्र नहीं किया उन्होंने। तो इनके माध्यम से इतनी बातें पता चलती हैं हम लोग को। एक एक फैक्ट याद रख लिएगा, पूछा जाता है। पाटलिपुत्र प्रशासन में उसने कहा, पाटलिपुत्र मैंने कहा कि इसकी लंबाई 80 स्टेडिया थी, यानी एक स्टेडियम में 5 किलोमीटर होता है, यानी 16 किलोमीटर लंबा था और 15 स्टेडिया चौड़ा था, यानी 3 किलोमीटर क्या था, चौड़ा था ये। और कहा पाटलिपुत्र नगर 4 दीवारों से घिरा था और लगभग 570 कहीं कहीं मिलता है, 500 कहीं मिलता है, 70 क्या थे, बुर्ज थे, छोटे 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 छोटे। ये मेंस में लिखना होगा आपको, चिंता मत कीजिए, जब वो लिखना होगा तो पूरा विस्तार से लिखना होगा उसमें। अभी जान लीजिए इतने बातें, पूछ दे तो क्या कीजिएगा, पूछा भी गया है। तो अब इंडिका तक हम लोग जान लिए। फिर और क्या पहचान का स्रोत है, तो विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, जिसमें जिक्र किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य वृषल या निम्न कुल का था। सोमदेव का कथा सरिता सागर, इसमें जिक्र किया गया है, निम्न कुल का था। क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी और कलहन की राज तरंगनी, जो जिसमें इतिहास मिलता है, कहाँ के, कश्मीर का इतिहास मिलता है इसमें, कश्मीर का इतिहास मिलता है इसमें जानकारी, कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। और इसी में अशोक के पुत्र का नाम जिक्र होगा, जालौक का, कि जालौक यहाँ का शासक था। ठीक है, अभी पढ़ेंगे अशोक के बारे में, आगे तो पढ़ेंगे। चलिए आगे, अब प्रश्नों के बौछार पे आइए। अच्छा हाँ, ये देखिए प्रश्न बौछार पे रंग बूंद दिए, कोई बात नहीं, देख लीजिए, मिटा देते हैं बगल से, कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ कहाँ रही है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी, आरंभिक राजधानी तो पाटलिपुत्र रही है, आरंभिक राजधानी पाटलिपुत्र रही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको राजधानी बनाया था। तक्षशिला उज्जैन भी राजधानी बनाया गया बाद में, इसलिए तीनों राजधानी मिलेगा, तीनों रहेगा, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, आरंभिक राजधानी ये थी, पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न 305, मैंने बताया ना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया था। प्रश्न वही आ गया कि 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी सेनापति के साथ युद्ध किया था, तो सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया था। सिकंदर तो 326 ईस्वी में आएगा, प्रथम यूनानी आक्रमण, पोरस से युद्ध करेगा, हाइडेपस से युद्ध करेगा। ठीक है, अब देखिए सेल्यूकस से युद्ध किया और उसकी पत्नी हेलेना या करलिना से ब्याह कर लिया, शादी कर लिया उसने, हेलेना करलिना से किया सेल्यूकस निकेटर ने, और उसके बदले में उसको दहेज के रूप में 4 प्रांत मिल गया। 500 हाथी दे दिया, ये उल्टा उसको सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसके बदले में 4 प्रांत दे दिया। कौन कौन, एरिया हैरात, हैरात का बेल्ट एरिया, आरकेसी, सब यूनानी नाम है, अब वर्तमान नाम ये है।
एरिया हैरात, आर्केसिया कंधार, ये भारत के बेल्ट जाएंगे, ये पूरा कंधार वाला बेल्ट, कंधार, जटेसिया बलूचिस्तान, बलूचिस्तान वाला बेल्ट, बलूचिस्तान जटरेसिया, और काबुल वाला बेल्ट जो है, कंधार काबुल जो है बोलते हैं पेरीपेमसियाई बेल्ट है। तो एरिया हैरात, आर्केसिया कंधार, जटरेसिया बलूचिस्तान, अपेप्सियाई काबुल, ये क्षेत्र पूछे जाते हैं, इसलिए इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए आप। और अभी तो स्थिति यह ही पता है कि काबुल कंधार की स्थिति क्या है। क्या अफगानिस्तान में वहाँ पे संगठन जो है, कौन आतंकवादी संगठन है, उनका कब्जा हो चुका है और सरकारें चला रहे हैं वो लोग आराम से। बीच में स्थिति बहुत खराब हो गई थी। चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे? हमने बताया ना कि उनके जैन गुरु भद्रबाहु थे, जो दीक्षा लिया था जैन धर्म में, और इन्हीं के साथ वो चले गए कहाँ? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए थे। और जहाँ उन्होंने क्या किया था? श्रवणबेलगोला में उन्होंने क्या किया? चलनेखा पद्धति से देह त्याग दिया। चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा? यह एक प्रश्न पूछा है। चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा है? तो जस्टिन ने इनके सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है, और कहा इनके सेना में 6 लाख से अधिक सेना थी। यहाँ पे 6 लाख से अधिक सेना थी। यहाँ पे प्रश्न वो भी पूछा गया है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना के साथ जम्बू द्वीप को रौंद डाला। कथन किसका है? तो प्लूटार्क का कथन है। किसका है? प्लूटार्क का कथन है। और हेरोडोटस जो था प्रथम इतिहासकार था, इतिहास का जन्मदाता कहते हैं। ठीक है, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब लिखा था। रट लीजिए, जो फैक्ट मेरे मुंह से निकल जाए समझिए को प्रश्न कहीं ना कहीं आया है। नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब लिखा था उन्होंने, इसमें ज्योग्राफी, भारत की ज्योग्राफी में पता चलता है। हेरोडोटस जो था ये इतिहासकार थे, प्रथम इतिहासकार थे, इतिहास के जन्मदाता कहा गया इनको। टॉलमी भी ज्योग्राफी के बारे में लिखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब होती है? तो 298 ईस्वी में। कहाँ पे? कर्नाटका के श्रवणबेलगोला, चंद्रगिरी बोलते हैं पर्वत, वहां 298 ईसा पूर्व में मृत्यु कहाँ होती है? तो श्रवणबेलगोला, चंद्रगिरी, कर्नाटक में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र अच्छा स्लाइड में गायब हो गया। जान लीजिए से मौखिक जान लीजिए। अरे यार, इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पे बैठता है। बिंदुसार गद्दी, भूल से चूक से स्लाइड में प्रश्न गायब हो गया है, मगर जान लीजिए बिंदुसार में बिंदुसार गद्दी बैठता है। इसका अन्य नाम अमित्रघात था। अमित्रघात 298 से ईसा पूर्व से लेके 273 ईसा पूर्व तक वो गद्दी पर बैठा रहा। अमित्रघात अन्य नाम था। सिंहसेन कहा गया। ठीक है, अमित्र चेतस भी कहा गया, अमित्र चेटस भी कहा गया, यानी अमित्रघात को कहा गया शत्रुओं का नाशक। इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाशक। इसको भद्रसार भी कहा गया। वायु पुराणों में इसको भद्रसार भी कहा गया। इनका अन्य नाम था। इनके माता का नाम दुर्धरा था। दुर्धरा, माता का नाम दुर्धरा, जो परशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है इसका। ठीक है, ये जो थे बिंदुसार, इनके दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस, सीरिया के शासक, थोड़ा पानी पी ले, बहुत प्यास लगा है। लगता है स्लाइड में प्रश्न गायब हो गए हैं, कोई बात नहीं, वो बता दिया जाएगा। सीरिया के शासक एंटियोकस से राजदूत भेजा इन्होंने। किसके बदले में? डायमेकस राजदूत नामक राजदूत भेजा, और इनसे मीठी शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक का डिमांड कर दिया। तो शासक ने, एंटियोकस ने कहा कि भाई मेरे यहाँ दार्शनिक की खरीद बिक्री नहीं होती है, इसलिए आप दारू लेके, मीठी शराब और सूखी अंजीर लेके संतुष्ट हो जाइए। उसी तरह मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस
ने एक राजदूत भेजा जिसको डायनोसियस बोलते हैं, डायनोसिस बोलते हैं, इसको डायनोसियस बोलते हैं। इनके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में भेजा था राजदूत के रूप में। ये प्रश्न सब पूछे गए हैं कि मिस्र डायनोसियस राजदूत कहाँ का था? तो मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय का। डायमेकस शासक कहाँ का राजदूत था? तो एंटियोकस था, सीरिया के शासक का था। और ये आजीवक संप्रदाय को ज्यादा चाहते थे, इसलिए आजीवक संप्रदाय के एक थे जानने वाले विद्वान, वो पिंगल मुनि वश, पिंगल मुनि, कहीं पिंगल वश बोलते हैं, कहीं पिंगल मुनि बोलते हैं, पिंगल वश इनके दरबार में थे, इनके दरबार में थे, संबंध था, अच्छा था। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो होंगे, कि फैक्ट याद रखिएगा, मखली पुत्र गोसाल, मखली पुत्र गोसाल, गोसाला बोलते हैं, गोसाल। और इस बिंदुसार के बाद, और बिंदुसार ने कि दो पुत्र, फेमस पुत्र जो थे, ये देख लीजिए यहां पे, तो मिटा देते हैं, देख लीजिए आप लोग। बिंदुसार के दो पुत्र हुए सुसीम, सुसीम, सुसीम को तक्षशिला का गवर्नर बनाया, तक्षशिला का। और इनका पुत्र हुआ अशोक, जिनको अवंती का गवर्नर बनाया, अवंती का गवर्नर बनाया। मगर तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो अशोक जाके उस विद्रोह को दबाया था। प्रश्न बनता है कि तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था तो किसने दबाया था? तो अशोक ने इसको दबाया था। और अशोक जो है सम्राट, जब सम्राट गद्दी पर बैठा तो उसमें कहां का गवर्नर था? तो अवंती का वो गवर्नर था। ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद 273 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, अशोक गद्दी पर बैठेगा, जो इतिहास में अशोका द ग्रेट नाम से फेमस होगा। अशोका द ग्रेट नाम से फेमस हो जाएगा वो। देख लिए, थोड़ी तबियत नासाज है, इसलिए अशोका द ग्रेट। कब? अगले क्लास में अशोका द ग्रेट, पूरी अशोक की चर्चा करेंगे, क्योंकि अशोक पे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। और अशोक जो एक ऐसा टॉपिक है जो हर स्टेट पीसीएस में उसके जितने अभिलेख है उसके माध्यम से, चाहे जो जो कृत्य किए हैं, कलिंगा युद्ध है, उस सब प्रश्न बनते हैं। इसलिए क्लास कंटिन्यू नहीं होता है। जब चलता है सीरियल तो सीरियल क्लास में कहता है कि कंटिन्यू, बिंदु 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 बिंदु। इसलिए अशोका द ग्रेट अगले क्लास में आप लोग के लिए लेकर हाजिर होंगे, और पूरे अशोक पे हम पूरी चर्चाएं कर डालेंगे। ठीक है। इसी के साथ ही सभा का समापन करते हैं। सभा नहीं भाई, क्लास का समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।